तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है पी ब्लॉक के तत्व। ओके। और इसमें जो चैप्टर चल रहा है, और ये चैप्टर है क्या, ऑक्सीजन फैमिली। आज हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें पहला टॉपिक है हमारा क्या, हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन वर्ग के तत्वों के हैलाइड्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हैलाइड्स मींस तत्व का हैलोजन के साथ बना एक बाइनरी कंपाउंड। मींस इसमें एक तो हैलोजन होगा और एक खुद तत्व होगा। तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं क्या, हैलाइड्स। ओके। ऑक्सीजन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं या ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो इस तरह के 4 टाइप्स के हैलाइड्स बनाते हैं। पहला है E2X2, मोनो हैलाइड्स कहलाते हैं ये। तो जैसे H2Cl2, H2Br2, है ना, और ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और इनमें जो है, जो E और E इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। मतलब अगर आप इसको देखोगे, जैसे ये है Cl तो S और ये है क्या, Cl। तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का होता है। तो इस तरह के ये कहलाते हैं मोनो हैलाइड्स, है ना। और इनमें जो हाइब्रिड स्टेट दिखेगी आपको वो है sp3, क्योंकि हर E के साथ 2 बॉन्ड दिखेंगे, 2 लोन पेयर। दूसरा है EX2, तो EX2 जैसे SF2, HCl2, SeF2 और भी बहुत सारे हैं, है ना। इसके अलावा आप देखोगे ऑक्सीजन का भी बनता है, मैं इसे यहीं पे लिख दे रहा हूं, OF2 इस तरह का। और इसमें बनता है, आपने देखा होगा, ऑक्सीजन का भी लिखे दे रहा हूं क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, O2F2 इस तरह की। ऑक्सीजन फ्लोराइड कहलाते हैं, है ना। तो सल्फर के साथ, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और जो भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके इस तरह से हैलोजेंस के साथ क्या बनते हैं, डाई हैलाइड्स। और इनमें जो है वी शेप स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे मान लो हम यहाँ फ्लोरीन लगा दें तो यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ एक लोन पेयर, तो ये ऐसा दिखेगा, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर वी शेप है। ओके। फिर आता है EX4। हाँ, अब इन दोनों में देखोगे E2X2 और EX2 में किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजन नहीं होता। जो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं के थ्रू ये बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन अगर हम EX4 की बात करें तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बनने हैं, जबकि इनके पास केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना प्रथम उत्तेजन करते हैं जिसमें एक P का इलेक्ट्रॉन जो है वो D में पहुंचता है और इस तरह से संकरण हो जाता है sp3D, जैसे SF4, SeF4, TeCl4। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो वो बनता है सीसॉ स्ट्रक्चर कहलाता है इस तरह से। यहाँ एक लोन पेयर रहेगा, एक फ्लोराइड ऐसे लगा दो, एक फ्लोराइड, तो ये क्या है, सीसॉ स्ट्रक्चर, ढेकुली स्ट्रक्चर। मतलब इस तरह से जैसे बच्चों का खेलने का रहता है ना, झूलने का। और यहां मैंने लिखा प्रथम उत्तेजन। क्यों लिखा है बच्चों प्रथम उत्तेजन, क्योंकि इसमें एक जो P का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सल्फर में देख लो तो 3P में, वो 3D में पहुंच जाएगा। और इस तरह से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण ये क्या करेगा, sp3D संकरण दर्शा देगा और 4 हैलोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। फिर एक और मान लो द्वितीय उत्तेजन, मतलब जो S का इलेक्ट्रॉन है वो भी उत्तेजित हो जाए तो कुल मिलाकर इनके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 D कक्षक यूज हो जाएंगे। तो एक S, 3 P और 2 D, तो कुल मिलाकर ये हो गया sp3D2 संकरण। और यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये ऑक्टाहेड्रल दिखेगा ऐसा, है ना। तो कुल मिला के ये है हैलाइड्स जो इस ग्रुप में बनते हैं। और द्वितीय उत्तेजन इसलिए लिखा है क्योंकि एक P का उत्तेजित हुआ और एक S का, तब जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन और उत्तेजित होंगे, तो कुल मिला के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब अगर आप इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी आप देखना है तो साइज ऑफ हैलोजन एंड E, मतलब चाहे हैलोजन का आकार बढ़े और चाहे केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़े, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इस तरह से अगर मान लो हम हैलोजन के रिस्पेक्ट में लें और कोई भी एक फिक्स कर दें एलिमेंट,
तो आप देख रहे हैं सबसे स्टेबल जो है फ्लोराइड्स होंगे, फिर उससे कम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, क्योंकि बड़े बड़े हैलोजन जब आते हैं बच्चों एक दूसरे के पास तो उनमें रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूलर एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। जैसे कि SF2 सबसे स्टेबल होगा, उससे कम SCl2, SBr2, उससे कम SI2। ऐसे अगर हम 4 वाले में भी कहें तो इस तरह से SF4 सबसे स्टेबल होंगे और SI, ठीक है, 4 जो है सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि छोटा हैलोजन ज्यादा चिपक के रहेगा, उसको तोड़ना आसान नहीं। और अगर मान लो हम हैलोजन को फिक्स कर दें तो केंद्रीय परमाणु का आकार अगर बढ़ेगा तो भी स्टेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब जैसे SF4 सबसे स्टेबल होगा, फिर SeF4, फिर TeF4, इस तरह से, है ना। और इसी तरह आप देखा होगा SF6 सबसे स्टेबल है, क्योंकि SeF6 और भी कम स्टेबल होगा, TeF6 और भी कम। क्यों? क्योंकि एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन भी दिखता है बच्चों कि नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती, वो जो द्वितीय उत्तेजित अवस्था है फिर से अपनी नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाती। तो इस तरह से चाहे हैलोजन का आकार बढ़े, चाहे केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़े, आप देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। और अगर सहसंयोजी गुण आपसे पूछ ले कि इनमें कैसे बढ़ेंगे, तो वही फाजांस रूल लगा दो कि केंद्रीय परमाणु के, ठीक है, जितना ज्यादा केंद्रीय परमाणु में धनावेश उतना ही ज्यादा सहसंयोजी लक्षण। और अगर धनावेश फिक्स कर दिया जाए तो सहसंयोजी लक्षण किसके साथ बढ़ेगा? हैलोजन के आकार बढ़ने के साथ, इस तरह से। क्योंकि बड़े जो हैलाइड्स होते हैं वो ज्यादा ध्रुवित होते हैं, उनमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो सहसंयोजी लक्षण इस तरह से बढ़ जाएगा। तो केंद्रीय परमाणु का मतलब हम ये कहें EX2 से ज्यादा सहसंयोजी है EX4 और उनसे ज्यादा EX6। ऐसे हैलोजन का साइज बढ़े, केंद्रीय परमाणु को स्थिर रखो, तो भी सहसंयोजी गुण बढ़ जाएगा। ओके। और एक कुछ पॉइंट बता दूं, जो SF6 है जल अपघटित नहीं होता, सबसे स्टेबल है, एक अच्छा विलायक की तरह भी यूज किया जाता है, उसमें रूप से बहुत स्थायी होता है। रीजन ट्रिबिम, ठीक है, ये ट्रिबिम कारक मीन्स, ठीक है, हैलाइड जो है फ्लोराइड, या मतलब ये पूछा जाता है कि इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, तो इसका स्थायित्व का कारण है एक त्रिबिम व्यवस्था। मतलब ये होता है कि सल्फर चारों तरफ से फ्लोरीन से घिरा हुआ है एक चीज, तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल उस सल्फर तक नहीं पहुंचता उसको लोन पेयर देने, तो वहां पे कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। दूसरा है हैलोजन खुद इतना ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है सल्फर के साथ कि उसको तोड़ना भी आसान नहीं है, और वो कोई उपसंयोजित हो नहीं सकता। तो इसीलिए जो जल अपघटन है वो SF6 का नहीं होता। तो NF3, CCl4, CF4, SF6 ये जल अपघटित न होने वाले हैलाइड्स हैं। E2H2 जो है असमानुपाती विघटन दर्शाते हैं, अगर ये बनते भी हैं तो इस तरह टूट जाते हैं लंबे समय में। जैसे Se2Cl2 तो चेंज हो जाता है SeCl4 + 3Se, क्योंकि इनसे कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी इनमें आ जाती है। तो इस तरह से ये, और फिर इनकी स्ट्रक्चर मैंने अभी बता भी दिए हैं कि इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जैसा समतलीय संरचना है। EX4 की सीसाव है, क्योंकि लोन पेयर अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा तो कम रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। EX2 की बात करें तो वी शेप होगा, बिल्कुल H2O जैसा, क्योंकि इनमें 2 लोन पेयर होंगे। और EX6 की बात करें तो यहाँ sp3d2 संकरण है, और इसलिए ये ऑक्टाहाइड्रल होगा, नियमित होगा, किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा, बॉन्ड एंगल बराबर होगा। ओके। अब देखो बच्चों, ये तो थे हैलाइड्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं ऑक्सो एसिड्स। अभी आपने नाइट्रोजन ग्रुप में भी देखे फॉस्फोरस के, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सो एसिड 2 प्रकार के इनके दिखते हैं, एक अस एसिड और एक इक एसिड। अस एसिड का फॉर्मूला है H2EO3, मतलब जब कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाएगा तो इक लग जाएगा, और उससे नीचे है तो अस लग गया। जैसे H2EO3 सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, टेल्यूरस एसिड है ना H2TeO3, सेल्यूरस एसिड H2SeO3, और इक एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सेलिनिक एसिड, टेल्यूरिक एसिड, इस तरह से।
तो ये दो प्रकार के इनमें जो है ऑक्सो एसिड्स मिलते हैं जो कि किनके हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। देखो अगर आपको पूछा जाए कि इनका एनहाइड्राइड क्या है तो वो होगा EO2, ठीक है, और इनका एनहाइड्राइड पूछ लें कि क्या है तो वो होगा EO3। मतलब SO3 को वाटर में डिजोल्व कर दो तो बन जाएगा क्या H2SO4, नहीं है कि अगर हम यहाँ SO3 लें और प्लस H2O ले लें तो ये बन जाएगा, और यहाँ पर हम H2O और SO2 ले लें तो ये बन जाएगा। तो जिस एसिड के मतलब है कि जिस ऑक्साइड के जल अपघटन से एसिड बनता है ऑक्सो एसिड, तो वो एसिड वो ऑक्साइड उस एसिड का एनहाइड्राइड होता है। तो इस तरह से SO3 सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड है और SO2 सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड है। एसिडिटी की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ E एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ, मतलब केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है, और घटे उनका साइज बढ़ता है तो एसिडिटी घटती है, क्योंकि एलिमेंट में जो है मेटालिक नेचर बढ़ेगा। मतलब H2EO3 से ज्यादा जो एसिडिक है वो है H2EO3, 8 से ज्यादा इक। क्यों? क्योंकि यहां पर इनकी 4 स्टेट है और यहां इनकी 6 स्टेट है। मतलब H2SO3 से H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, H2SO3 वीक एसिड भी है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ चले तो भी एसिडिटी डिक्रीज होगी, H2SO4 सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फिर H2Se, फिर H2Te। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि नीचे की तरफ जाने पर सहसंयोजी लक्षण घटेगा तो एसिडिटी भी घट जाती है। ओके, तो ये इस तरह से एसिडिटी का ऑर्डर याद रखना है। फिर है सल्फर के ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। तो देखो एक तो होता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम ओलियम बोलते हैं H2S2O7, है ना, और डाइथायोनिक एसिड H2S2O6, इसी का एक और नाम है बच्चों फ्यूमिंग, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें फ्यूम्स निकलती हैं SO2 की। इसके अलावा है डाइथायोनिक एसिड H2S2O6 है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कैरो एसिड बोला जाता है H2SO5, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड मार्सेल एसिड, ठीक है। तो ये H2S2O8। ये बता दूं जितने भी सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं वो सब डाइबेसिक, और सभी में सल्फर की sp3 संकृत अवस्था है, ठीक है। यहां पर सल्फर है, कार्बन लिखा, सल्फर होता है ये। अब देखो स्ट्रक्चर्स देखें आप, H2SO3 में 2 OH हैं और एक लॉन पेयर, एक डबल बॉन्ड O। H2SO4 में कोई लॉन पेयर नहीं हुआ, 2 डबल बॉन्ड O और 2 OH, तो यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में देख लो आप, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड में एक जगह सल्फर आ जाएगा ऐसा, इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है H2S2O3, मतलब एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया। H2SO4 में हम एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर जोड़ दें तो बन जाएगा, है ना। तो इसमें भी 2 OH है। डाइथायोनिक एसिड जिनमें 2 सल्फर डायरेक्ट जुड़े हैं। जितने भी थायोनिक एसिड हैं बच्चों उनमें SS बॉन्डिंग होती है। ट्राइथायोनिक एसिड 3 सल्फर एक लाइन से जुड़े होंगे, टेट्राथायोनिक एसिड 4, मतलब थायोनिक एसिड का एक ग्रुप है जिनमें से सबसे लोवेस्ट मेंबर है डाइथायोनिक एसिड। ये भी देखो आप OH है ना। H2SO5 पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जिसे कैरो एसिड बोलते हैं, तो ये है, इसमें भी देख रहे हैं आप 2 OH है और इसमें ये जो है ये क्या है बच्चों, पर ऑक्साइड लिंकेज। यहां बता दो इनका -1 है, -1, और यहाँ इसकी +6 स्टेट। इनमें भी देखो ये है पर ऑक्साइड लिंकेज, तो यहाँ पर -1 है, -1, और इस तरह से हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है +6। केवल H2SO3 को छोड़ दो तो सभी आप देखोगे एसिड्स में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6+ ही मिलेगा। इसका मतलब है कि H2SO3 एक अपचायक की तरह भी काम कर सकता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है। बाकी कोई भी एसिड इतनी आसानी से जो है, मतलब थायोनिक एसिड को भी छोड़ दो आप, ठीक है,
तो ये भी एक अच्छा अपचायक है क्योंकि यहाँ सल्फर की -2 स्टेट है और एक ये अपचायक है अपनी 4 स्टेट के कारण। बाकी सभी ऑक्सीडाइजर होते हैं क्योंकि इनमें और आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। और ये H2H2O7, इसमें भी आप देख रहे हैं 2 OH है। इस तरह से केवल H2SO3 प्लस O को छोड़कर सभी केंद्रीय सल्फर प्लस 6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूं H2SO3 और H2S2O3 दोनों क्या है अपचायक। आपने देखा होगा हाइपो का यूज किया जाता है आयोडोमेट्री में, आयोडीमेट्री में अपचायक की तरह। ये अच्छे वो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। SO3 एक विरंजक भी है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है अपचायक की तरह कार्य करता है। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स तो यहाँ तक समझ गए। तो ये तो ऑक्सी एसिड्स के बारे में हो गया बच्चों। फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। तो जो हम जानते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ऑक्सीजन और कोई एक एलिमेंट दिखता है हम उन्हें बोलते हैं ऑक्साइड। धातु तत्व अगर हम देखें कि इनके जो टाइप्स होते हैं तो वो है एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। कौन कौन से टाइप्स हैं एक करके हम समझते हैं। पहला है अम्लीय ऑक्साइड। धातु तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +4 से लेके +8 में अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। पहली बात ध्यान से देना कि अगर कोई धातु तत्व है और उसमें धातु तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था आपको +4 से +8 तक दिखती है तो वो धातु ऑक्साइड अम्लीय होगा, ठीक है। जबकि अधातु तत्व उच्च के साथ साथ निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में भी अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं क्योंकि उनमें सहसंयोजी गुण ज्यादा होते हैं बच्चों। और ये जल में क्षार में घुलनशील है किंतु अम्ल में अघुलनशील होते हैं। मींस ये केवल और केवल क्षार से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं? क्षार से क्रिया करते हैं। तो देखो जैसे ये हैं धातुओं के में V2O5 CrO3 MnO3। आप देखोगे इनमें ऑक्सीकरण अवस्था 5 या 6 लिख रही है, B4 लिख रही है, VO2 Cl2O7 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड रुथेनियम है ना, WO3। ये सब क्या है? धातुओं के अम्लीय ऑक्साइड। अधातुओं में देखो SO2 SO3 P2O, इनमें भी देखो +4 +6 +7। इसके अलावा हैलोजन के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एसिड जो होते हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, है ना, CO। तो ये है इस तरह से अम्लीय ऑक्साइड। ज्यादातर ये प्रबल ऑक्सीकारक भी होते हैं, ठीक है। क्षारीय ऑक्साइड की बात करें तो धातु तत्वों की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था +1 या +2 स्टेट में क्षारीय धातु ऑक्साइड्स बनते हैं या क्षारीय ऑक्साइड्स बनते हैं तथा अम्ल में घुलनशील है किंतु क्षार में घुलनशील। कई बार आता है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड क्षार में नहीं घुले। ध्यान रखें क्षारीय ऑक्साइड क्षार में नहीं घुलता, अम्लीय ऑक्साइड अम्ल में नहीं घुलता। S ब्लॉक के देख लो आप सारे ऑक्साइड जो कि +1 में दिखाई देते हैं, है ना। द्वितीय वर्ग में MgO है, इनके ऑक्साइड देख लो। ऐसे D ब्लॉक है, ब्लॉक में अगर +1 या +2 स्टेट अगर आपको दिखती है किसी एलिमेंट की, मेटल की, तो वहां पर क्षारीय गुण होगा। उभयधर्मी ऑक्साइड, ये वो ऑक्साइड है जिनमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण है। मीन्स ये दोनों में घुलनशील है और ज्यादातर आपको ऑक्साइड +3 स्टेट में दिखेंगे, ठीक है। और कुछ में तो +2 में भी उभयधर्मी गुण दिखाई देता है। जैसे देखो Al2O3 Ga2O3 AS2O3 Sb2O3 ये +3 स्टेट के ऑक्साइड हैं जो कि अम्लीय है ना। ऐसे +2 में BeO ZnO SnO PbO ये भी ऑक्साइड उभयधर्मी है। सॉरी ये सब उभयधर्मी है, अम्लीय बोल गया, है ना। +4 में SnO2 PbO2 MnO2 ये भी एक क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है या इनमें से उदासीन कौन है, उदासीन हम अलग से देखते हैं। तो ये कुछ ऑक्साइड्स हैं जो कि उभयधर्मी है। मीन्स ये अम्ल से भी क्रिया करते हैं, क्षार से क्रिया करते हैं, दोनों घुलनशील है ना। उदासीन ये वो है जो न तो अम्ल में घुलते हैं न क्षार में, और ये है क्षार में CO NO N2O और H2O। ओके। मिश्रित ऑक्साइड जिनमें दो ऑक्साइडों का मिश्रण होता है, जैसे Fe3O4 FeO + Fe2O3 Fe3O4, ठीक है, सॉरी Pb3O4 PbO2 + 2PbO Mn3O4 Mn2O3 + MnO, ऐसे MgAl2O4 है ना, ZnAl2O4। और भी एक सब ऑक्साइड भी कुछ हैं C3O2 Pb2O है ना, N2O, इस तरह से। तो ये है प्रमुख ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल मैंने आपको बताया, पहचानने का आधार भी बताया। फिर आते हैं ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग क्रिया। तो देखो बच्चों किसी पदार्थ द्वारा रंगीन पदार्थ को
किसी पदार्थ द्वारा रंगीन पदार्थ को रंगीन लिखा है, ठीक है, ये है रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देना विरंजन। मतलब कोई कलर्ड कंपाउंड है और वह किसी से रिएक्शन करे और कलरलेस हो जाए तो इट इज कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन। ये पदार्थ के ऑक्सीकारक अपचायक गुण के कारण पाया जाता है किसी पदार्थ द्वारा। तो वो जो पदार्थ किसी को ब्लीच कर रहा है ये या तो ऑक्सीकारक गुण दर्शा रहा होगा या अपचायक गुण दर्शा रहा होगा, समझ गए ना। ऑक्सीकारक गुण अगर दर्शा के किसी का विरंजन करता है बच्चों, तो ध्यान रखें वो एक स्थायी विरंजन हो जाएगा। जैसे O3, H2O2, Cl2, HClO, COCl2 आदि की विरंजन क्रिया ऑक्सीकारक गुण के कारण है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं और यह स्थायी विरंजन होता है। जैसे O3 O2 में और रंगीन पदार्थ एक बार रंगहीन हो जाए तो फिर वो स्थायी रूप से कलर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन किसी रंजक से जुड़ जाए, उसके क्रोमोफोर से जुड़ जाए जो रंग उत्पन्न कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज करके तोड़ दे सारे बॉन्ड, तो फिर दोबारा रिवर्स नहीं होगा। ऐसे अगर आप देखें SO2, HNO2, H3PO4, H3PO2 या हम एक और कह सकते हैं H2SO3, अगर ये ऑक्साइड्स हैं, सॉरी ये कंपाउंड्स हैं, तो इनका विरंजन गुण अपचायक गुण के कारण पाया जाता है और ये एक अस्थायी विरंजन है। क्योंकि किसी क्रोमोफोर में हाइड्रोजन जुड़ जाए ना तो उसको निकालना आसान है। जैसी वातावरण में हम उसे खुला रखेंगे वो ऑक्सीजन आएगा और हाइड्रोजन को हटा देगा और पदार्थ फिर से रंगीन हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं अस्थायी विरंजन। जैसे SO2 और H2, H2SO4 और H बने। अब ये H जो है रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देते हैं अस्थायी रूप से। वायु में खुला रख दोगे फिर से रिटर्न हो जाएगा कलर। बात क्लियर है? तो इस तरह से आपको विरंजन क्रिया याद रखनी है। फिर आता है ओजोन परत अपक्षय। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ओजोन के बारे में है, ये चैप्टर ऑक्सीजन का है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से सब्सटेंसेस हैं जो या पदार्थ हैं जो ओजोन परत अपक्षय करते हैं। तो देखो ओजोन परत अपक्षय का मतलब बच्चों, ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है, ठीक है, वहां पर ओजोन O2 में चेंज होने लगता है, इसे बोलते हैं ओजोन परत अपक्षय। मतलब ये है सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन से निकला हुआ धुआं जिसमें NO होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि क्लोरीन भी करते हैं द्वारा स्ट्रेटो, ठीक है, स्फीयर में उपस्थित O3 का विघटन कहलाता है ओजोन परत अपक्षय। जैसे ये है एग्जॉस्ट ऑफ जेट एरोप्लेन, उसके धुएं में होता है NO, O3 से रिएक्शन करके O2 बना देता है, तो इस तरह से यहाँ विघटन होता है। ठीक इसी तरह से ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जैसे लाइट पड़ती है तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मुक्त करते हैं और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से रिएक्शन करके O2 प्लस ClO फिर रेडिकल बनता है और फिर ClO O3 मिलकर Cl रेडिकल और 2O2। इस तरह से ये श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया चलती है बच्चों। और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल लगभग 10⁵ O3 को विघटित करने की क्षमता रखता है और धीरे धीरे ओजोन ऑक्सीजन में बदल रही है, तो इसे बोलते हैं ओजोन परत अपक्षय। ओजोन का मेन काम है वायुमंडल में यूवी रेज को रोक के रखना, उनको एब्जॉर्ब करना। लेकिन अगर ये परत अपक्षय हो रहा है तो इससे क्या होगा, यूवी रेज हमारी सरफेस तक आएंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, कई प्रकार की डिसीज रोग हो सकता है। ओके, तो ये है इसके बारे में। तो सीधा सा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन खतरनाक है और यहाँ NO खतरनाक है। फिर आते हैं H2SO4 के बारे में बच्चों। ज्यादा हालांकि इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी जितना है उतना तो पढ़ लें। H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है, रसायनों का राजा कहलाता है। इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, क्योंकि ये जो है हरा कसीस ग्रीन विट्रियोल से बनता है, सबसे पहले बनाया गया था। इसे किसी देश की समृद्धता भी H2SO4 की खपत से मापी जाती है बच्चों। मतलब ये होता है जिस देश में ज्यादा H2SO4 की खपत हो रही है, इसका मतलब वहां सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि H2SO4 सबसे ज्यादा यूज इंडस्ट्रीज में होता है, चाहे वो पेट्रोकेमिकल हो, चाहे कोई भी ड्रग्स की हो, चाहे कोई भी देख लो। इसीलिए जिस देश में ज्यादा H2SO4 की खपत, वो देश ज्यादा समृद्ध होगा। अमेरिका सबसे ज्यादा यूज करता है, इसलिए सबसे समृद्ध है। प्रयोगशाला में अगर देखें तो यहाँ हरा कसीस होता है, ग्रीन विट्रियोल, फेरस सल्फेट इंटू 7H2। जब इसको हीट करते हैं तो बनता है Fe2O3, SO2, H2SO4 और 6H2। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बनता है Fe2O3, SO2, SO3। बाद में जो ये वाटर मॉलिक्यूल है इन्हीं से जुड़ के बना देती है SO3 क्या बना देती है H2SO4। तो एक बार क्वेश्चन आया कि अगर एनहाइड्रस FeSO4 लें तो कौन कौन सी गैस निकलेंगी।
तो उसमें SO2 भी निकलेगी और SO3 भी निकलेगी, और अगर उसमें हाइड्रेटेड है तो SO3 तुरंत H2SO4 में बदल जाती है। इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो लैड चैम्बर प्रोसेस होती है, लैड कक्ष विधि, इसे समांगी उत्प्रेरण बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैटलिस्ट NO है वो भी गैस है और अभिकारक भी गैस है, उत्पाद भी गैस है। तो यहाँ पर ये पायराइटीज ओर होता है कॉपर का, इसको जलाया जाता है तो बनती है SO2, SO2 को SO3 में बदला जाता है NO प्रेरक की उपस्थिति में, और SO3 को H2O में घोला जाता है, तब बनता है H2SO4। ये प्रोसेस बहुत ही हीट वाली होती है, इसीलिए ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। इसके अलावा इसमें प्लेटिनम का भी यूज होता है। लगभग 68% प्योर ही H2SO4 बनता है। तो सबसे बेस्ट मेथड है, और इसे बोला गया समांगी उत्प्रेरण। क्यों बोला है बच्चों मैंने? क्योंकि यहाँ पर जो अभिकारक हैं वो भी गैस हैं, उत्प्रेरक भी गैस है और उत्पाद भी गैस है। ओके, तो इसे बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। संपर्क कक्ष विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, विषमांगी उत्प्रेरण में आती है, क्योंकि यहाँ पर जो अभिकारक हैं उनकी स्टेट अलग है, ये गैस में है, ठीक है, और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है। तो इस तरह से ये विषमांगी उत्प्रेरण है, और इसमें SO3 बनती है। SO3 को H2SO4 में डिसॉल्व किया जाता है तो बनता है ओलियम। बाद में ओलियम में पानी मिला के जितनी कंसंट्रेशन हम चाहें उतनी कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है बच्चों, हमें H2SO4 मिल जाता है, और इसमें 98% तो ऑलरेडी ही मिल रहा है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। फिर आता है H2SO4 को तनु करना। तो H2SO4 को तनु करने के लिए सांद्र अम्ल को, मतलब H2SO4 को हम धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी में मिलाते हैं बच्चों। ऐसा क्यों है? क्योंकि H2SO4 की जल के प्रति बंधुता अति उच्च है, और बहुत अधिक इसमें क्या होती है, बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, ठीक है। और इस ऊष्मा के निकलने से क्या होगा, जो विलयन है, सॉल्यूशन है, वो एकदम से बंपिंग करने लगेगा, फैल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी H2SO4 को तनु करना है तो हम H2SO4 को पानी में ड्रॉप ड्रॉप डालें, कभी पानी को डायरेक्ट H2SO4 में नहीं डाला जाता। ओके, फिर हम आ जाते हैं इसमें, और ये बचा लास्ट हमारा टॉपिक, और सल्फर के अपरूप। तो देखो बच्चों, सल्फर के दो अपरूप में लिखते हैं, विषम लंबाक्ष सल्फर, रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर। पीले रंग का ठोस होता है, गलनांक देख रहे हैं आप 385.8 केल्विन है, और घनत्व है 2.06, मतलब जल से भारी है, कमरे के ताप पर स्थायी है, और निष्क्रिय भी होता है। आप इसे वातावरण में खुला भी रख देंगे तो आसानी से क्रिया नहीं करता। CH2 में घुलनशील है किंतु जल में अघुलनशील है। S8 आणविक अवस्था में होता है, और मुक्ताकार संरचना रखता है, इस तरह से पकड़ स्ट्रक्चर, समझ गए ना। इस तरह से 6 सल्फर 8 सल्फर से आणविक ठोस बनता है। पीले रंग का आपने देखा होगा, घर में कभी मिल जाए तो लैब में मिल जाएगा, या आप मार्केट से भी ला सकते हैं सल्फर, जैसे गंधक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है एकंताक्ष सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर। तो देखो ये नेचुरल फॉर्म है बच्चों, विषम लंबाक्ष सल्फर इसी रूप में मिलता है। लेकिन अगर विषम लंबाक्ष को लगभग 369 केल्विन, ये संक्रमण ताप है, रखा जाए निष्क्रिय वातावरण में, और पहले से पिघलाया जाए, ठंडा करके धीरे धीरे गिराते हैं उस टेम्परेचर में, तो बनता है कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल, जिसे बोलते हैं एकंताक्ष, सुई जैसे सूच्याकार क्रिस्टल्स बनते हैं, तो वो कहलाता है एकंताक्ष सल्फर। इसका जो गलनांक है वो है 393 केल्विन, और जो घनत्व है वो थोड़ा कम है, और 369 केल्विन ताप से ऊपर स्थायी होता है। मतलब अगर हम सल्फर को 369 केल्विन से ऊपर रखें, पीला सल्फर को, है ना, अल्फा फॉर्म को, तो वो हमेशा बीटा फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा। लगभग 1000 केल्विन पर S2 रूप पाया जाता है, जो कि O2 के समान अनुचुंबकीय होता है। मतलब सल्फर को अगर आप ज्यादा गर्म करते रहें तो एक स्थिति आएगी H2 के रूप में आ जाएगा, जो कि O2 के समान ही मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाता है, और उसमें देखोगे कि जो एंटी बॉन्डिंग है ऑक्सीजन की जिस तरह, बिल्कुल सल्फर की भी एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये भी चेयर फॉर्म में मिलता है इस तरह से S6 इसके भी, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरह से हमारा एक कुल मिला के जो है ऑक्सीजन वर्ग का जो बचा हुआ मैटर था वो बच्चों क्या कर दिया मैंने कंप्लीट। अब हम अगला जो टर्म लेंगे उसमें हैलोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।